इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जो ब्रिटिश एम्पायर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, let's see one more aspect on this chapter। जो हमारा ब्रिटिश एम्पायर था उसमें कंपनी के रूल के पहले, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हमको इम्पैक्ट ब्रिटिश एम्पायर का समझना है तो हमको देखना होगा कि कंपनी के रूल के पहले इंडिया किस तरह था। तो बिफोर द कंपनी रूल, कंपनी के रूल के पहले 17वीं सेंचुरी के पहले जो भारत की हालत थी उसमें क्या था। उस समय इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इंडस्ट्रियल गुड्स का। इतनी बार मैंने शब्द रिपीट किया, आपको याद हो गया होगा। जो प्रिंसिपल एक्सपोर्ट आइटम्स था, एक सवाल प्रीलिम्स का ही आ गया, फाइन कॉटन्स, सिल्क फैब्रिक्स, spices, indigo, sugar, drugs, precious stone, and diverse works of art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 महत्वपूर्ण चीजें थी जो हम लोग एक्सपोर्ट किया करते थे। अब यह क्या था? यह एक्सपोर्ट सरप्लस का टाइम था। यह एक्सपोर्ट सरप्लस का टाइम क्यों था? क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट ज्यादा होता था, इंपोर्ट फ्यू थे। इसे बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के फ्यू था। एक सवाल प्रीलिम्स का यहां बन गया कि अंग्रेजों के आगमन के पहले 17वीं शताब्दी के पहले जब कंपनी का रूल इंडिया में नहीं था, उस समय, स्क्रीन क्यों क्लियर नहीं है? ठीक है स्क्रीन? क्या स्क्रीन क्लियर नहीं है? 17वीं शताब्दी के पहले, 17वीं शताब्दी के पहले इंडिया का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, अब इसको सवाल कैसे बनाएंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी क्या करेंगे? इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री को मिला देंगे। They will mix up economics and history। सवाल क्या बनेगा? बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स, बिफोर द अराइवल्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, द बैलेंस ऑफ ट्रेड was in favor of India, Britain, it was not favorable to anyone। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का सबको एंट्री कर दिया है, किसको एंट्री नहीं मिल रही है? तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड हुआ करता था वह भारत के फेवर में हुआ करता था। गॉट इट? अब आते हैं इन कॉन्सेप्ट से पढ़ना यहां पे, यूरोपियन ट्रेड के अलावा। अब ये सवाल फिर क्या सिर्फ यूरोप का ही ट्रेड था? नहीं, इंडिया का ट्रेड अदर कंट्रीज ऑफ एशिया था। एक सवाल फिर बना यहां से, एक तथ्य यहां आप फिर ऐड करेंगे तो आपको फिर एक सवाल मिल जाएगा, आपको फिर एक सवाल प्राप्त हो जाएगा। यू विल अगेन गेट ए क्वेश्चन इफ यू ऐड दिस पार्ट कि 17वीं शताब्दी में तो भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो भारत के फेवर में था। क्यों? भारत से ज्यादातर चीजें क्या हुआ करती थी? भारत से ज्यादातर चीजें एक्सपोर्ट होती थी, भारत से ज्यादातर चीजें एक्सपोर्ट होती थी और भारत के फेवर में बैलेंस ऑफ ट्रेड हुआ करता था। भारत सिर्फ यूरोप से ही ट्रेड नहीं करता था। The trade of the India is not only flourishing with the Europe। इंडिया का जो ट्रेड था वह और देशों के भी साथ हुआ करता था। Got it? Got it or not? Clear हुआ है? नहीं हुआ क्लियर?
बोले। अब इंडिया के पोस्ट थे ईस्टर्न और वेस्टर्न पोस्ट थे, ये फॉरेन वेजल्स थे और एक्सपोर्ट कमोडिटीज। इंडिया का जो इंडस्ट्री था, एग्रीकल्चर था, प्रॉफिट था, क्रॉप कॉमर्शियल रिलेशन विद द वेरियस कंट्रीज। अब नाउ यू कंबाइन ऑल फैक्ट्स in place of seeing separately, you see all things together. आप इसको सेपरेटली देखने के बजाय आप सारी चीजों को एक साथ देखने की कोशिश करें, और उसके बाद आप फिर यहां से क्वेश्चन ड्राइव करें, प्रीलिम्स का और मेंस का भी। जब तक आप क्वेश्चन ड्राइव करने की हालत में नहीं आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो just try to derive a question. How you can derive a question from here? Tell me. ये क्या हो गया? आपके सवाल का इंट्रोडक्शन होगा ब्रिटिश के आर्थिक। जब सवाल आएगा, चलिए पहले मेंस करते हैं, फिर इन्फ्लुएंस आएगा। पहले मेंस करते हैं यहाँ से। जब आपके ऊपर एक सवाल आएगा तो राइट ऑन इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ इंडिया, उसका इंट्रोडक्शन यहां से ड्राइव होगा। जैसा कि लिसन केयरफुली, when you got a question to write in examination with respect to the economic impact of India, आपका क्या होगा? आपका इंट्रोडक्शन यहां से ड्राइव होगा। इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे आप? पहले इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी करते हैं। In the 17th century, India was the largest producer of industrial goods, and a few items were imported. Therefore, the balance of trade was in favor of India. India was not only trading with the European countries, but other countries of the Asian nations. Indian ports, eastern as well as western, were crowded with the foreign ships, vessels, and India's agriculture and industry, both giving the profit to India with respect to commercial relation. 30-40 शब्द का ही आएगा। अब हिंदी में देखते हैं। 17वीं शताब्दी में भारत औद्योगिक पदार्थों का सबसे बड़ा उत्पादक हुआ करता था। 17वीं शताब्दी में भारत औद्योगिक पदार्थों का सबसे बड़ा उत्पादक हुआ करता था। भारत की जो चीजें थी उसमें, भारत के पास जो भी चीजें थी उसमें इंपोर्ट कम हुआ करता था, एक्सपोर्ट अधिक हुआ करता था। भारत का व्यापार यूरोप ही नहीं, एशिया के अन्य देशों के साथ भी हुआ करता था। भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट के बंदरगाह विदेशी जहाजों से भरे होते थे और भारत अपने उत्पादों का विदेशों में निर्यात किया करता था। इट इज अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन फॉर एग्जामिनेशन। If the question is coming to describe the industrial relationship, the economic impact of British Empire, and if you want to write the introduction, it is a perfect introduction. Now come on the means. Now come on the previous question. Now see the same paragraph for the previous question. Largest producer, industrial goods. Principal exports items: silk fabric, cotton, spices, indigo, sugar, drugs, which is stored up. Few items to imports, balance of trade in favor. Apart from Europe, countries of Asia, industries and agriculture both profitable. It's clear? Tell me. It's so clear नहीं हुआ? Anyone who wants the clarification again in this?
बताइए। देखिए, दिस इज द वे टू सी कि कैसे हम प्रीलिम्स को और मेंस को एक साथ एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। अब नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। जो इंडिया का जो ट्रेड था और कॉमर्स था, उसका डिक्लाइन कैसे हुआ? जो इंडिया का ट्रेड और कॉमर्स है, यह औरंगजेब का जो काल था, औरंगजेब का जो समय था, औरंगजेब का जो समय था, जो क्लोजिंग ईयर औरंगजेब था, वह गिरने लग गया। जब इकोनॉमी श्रिंकिंग इकोनॉमी, डिक्लाइन ऑफ इंडिया स्टेट कॉमर्स, जो क्लोजिंग ईयर्स ऑफ औरंगजेब के समय स्टार्ट हुआ, जब इकोनॉमी श्रिंक करने लगी। क्यों करने लगी? वॉर्स इन वेपन्स, lawlessness, weakness of the imperial machinery, cultivation, reduce the cultivation of land, industrial production, disintegration of Roman Empire, unfavorable regional production and distribution. Please mute the mic, otherwise I will remove you. B, C, D, E, F, G, H. कौन है ये? अब आप इसको जरा प्रीलिम्स से समझने की कोशिश करिए। प्रीलिम्स का सवाल क्या है कि भारत का जो ट्रेड और आप 17वीं शताब्दी से आप दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं कि जो भारत का ट्रेड और कॉमर्स है, वह कैसे डिक्लाइन करने लग गया, उसके फैक्टर क्या क्या? एक क्या हो गया? श्रिंकिंग इकोनॉमी, दूसरा डक्कन वॉर, तीसरा लॉलेसनेस, चौथा वीकनेस इन द इंपीरियल मशीनरी, चौथा रिड्यूस। अब इस इन सब कारणों से अब आप यहां पर आप आइए लाइन। इन सब कारणों से क्या हुआ? रिड्यूस द कल्टीवेशन ऑफ लैंड्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यहां से यहां तक का सफर तय हुआ है। अब जो डिसइंटीग्रेशन हुआ मुगल एम्पायर था, उसने ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दी जो रेगुलर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमर्शियल गुड्स के रास्ते में बाधा पड़ रही थी। नाउ यू ट्राई टू सी हाउ द क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड। कौन है वो? Who's that? अब आप इसको देखने की कोशिश करिए कि अब इसमें से हमको एक ही पॉइंट टच करना है, तो सपोज दैट वी हैव टू आंसर। अब इसको हम थोड़ा सा टर्न करते हैं कि आंसर एक पॉइंट में कैसे देना है। श्रिंकिंग इकोनॉमी, डक्कन वॉर, lawlessness, weakness of the imperial machinery, disintegration of the Roman Empire। अगर इसमें से एक चूज करना है, अगर इसमें से एक चूज करना है तो क्या करें? जस्ट ट्राई अप्लाई माइंड कि भारत का जो इंडिया में ट्रेड और कॉमर्स कम हुआ, उस ट्रेड और कॉमर्स में कम होने के कारण अगर यही ऑप्शंस दिए गए हैं, किस ऑप्शन पे टिक लगेगा? ऑप्शन ए श्रिंकिंग इकोनॉमी, ऑप्शन बी डक्कन वॉर, ऑप्शन सी लॉलेसनेस, ऑप्शन डी वीकनेस ऑफ इंपीरियल मशीनरी, ऑप्शन ई डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। बताएं। अब if you have to answer only on one, then on which you will have to make a tick. Tell me. बोले, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। यूपीएससी क्या आंसर देगी कुछ नहीं कहा जा सकता।
लेकिन आप सोचिए इसमें क्या किस पे आएगा, व्हाट इज दी वीकनेस ऑफ इंपीरियल मशीनरी। सवाल तो यही है ना यार, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, इट इज क्वेश्चन। डिक्लाइन ऑफ इंडिया ट्रेड एंड कॉमर्स। जो औरंगजेब के कार्यकाल में इंडिया का, औरंगजेब के कार्यकाल के समापन के बाद जो इंडिया का ट्रेड और कॉमर्स खराब हुआ, क्यों हुआ? बोलिए, सवाल सिंपल सा है। बीसीडी के बजाय रीजन लिखिए आप। In place of writing BCD, write reason. That will be better answer. सॉरी सर, मुकुल की वजह से स्क्रीन बार बार चेंज हो जा रही है। किस वजह से? सर मुकुल कोई है। कौन मुकुल यार? क्या मैं क्लास चलाना मुश्किल है। मुकुल क्या कर रहे हैं बार बार? मुकुल, मुकुल मिश्रा कौन है मुकुल? सर मुकुल मिश्रा नहीं, केवल मुकुल। इनको ब्लॉक कर दो फॉर हमेशा के लिए। हुआ? सिंगिंग इकोनॉमी नहीं हो सकता। देखिए, दिमाग को ट्रेन करो कि सब सवाल क्या है कि औरंगजेब के समय के समापन के बाद से जो जो इंडिया का ट्रेड और कॉमर्स डिक्लाइन हुआ, उसका रीजन क्या है? श्रिंकिंग इकोनॉमी नहीं हो सकता है। जस्ट थिंक, ठीक है, डबल वॉर तो नहीं होगा, लॉलेसनेस और वीकनेस ऑफ मशीनरी काफी क्लोज है। तो आपके पास क्या है, डिसइंटीग्रेशन मोड पर ये भी नहीं होगा। ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज को देखिए आप, ज्यादा अगर लॉलेसनेस है, लॉलेसनेस पहले आएगा, श्रिंकिंग इकोनॉमी पहले आएगा। नाउ यू सी मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दैट व्यू पॉइंट, लॉलेसनेस एंड श्रिंकिंग इकोनॉमी। अगर लॉलेसनेस होगी तो इकोनॉमी श्रिंक कर जाएगी। तो सवाल फिर से पढ़िए, ट्रेड और कॉमर्स का डिक्लाइन क्यों हुआ? इकोनॉमी श्रिंक कर गई। इकोनॉमी श्रिंक क्यों कर गई? उसमें लॉलेसनेस भी जिम्मेदार है, इंपीरियल मशीनरी का वीकनेस भी जिम्मेदार है, मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन भी जिम्मेदार है, दक्कन का वॉर भी जिम्मेदार है। गॉट दिस पॉइंट? आई एम नॉट सेइंग कि क्या यूपीएससी आंसर करेगा, बट लेट्स अप्लाई, वी ऑल अप्लाई माइंड टुगेदर टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट कि जो हमको अगर आंसर करना है जहां पर एक से ज्यादा सही दिख रहा है, तो कैसे हमारी एनालिसिस काम करेगी। अब हम इसको फिर से समझते हैं, अगेन टू अंडरस्टैंड। अगर लॉलेसनेस है, डेक्कन का वॉर है, इंपीरियल मशीनरी की वीकनेस है, मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट कर रहा है, इन सब कारणों से क्या होगा? इकोनॉमी श्रिंक करेगी। जब इकोनॉमी श्रिंक करती है तो ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन करता है। तो जो ट्रेड और कॉमर्स डिक्लाइन कर रहा था, उसमें इकोनॉमी श्रिंक कर गई। इकोनॉमी श्रिंक क्यों कर गई? ये सारी चीजें जो शामिल है। श्रिंकिंग ऑफ इकोनॉमी के लिए सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर सबसे क्लोज आंसर देखना हो तो सबसे क्लोज आंसर कौन सा होगा? वो श्रिंकिंग इकोनॉमी होगा या नहीं होगा? टेल मी।
अगर आप व्यू पॉइंट्स में डिसएग्रीमेंट है, नो इशू। मुझे भी नहीं पता है सही आंसर क्या है, तो क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है या क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। जब क्वेश्चन बनेगा तो आंसर क्या हो सकता है, व्हाट द आंसर मे बी। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो थिंकिंग पर इकोनॉमी की लगा रहा है। गॉट इट। अब जो मुगल एम्परर्स की जनरसिटी थी, जो ग्रांट कर रहे थे कंसेशंस टू द यूरोपियन मर्चेंट्स, उसने क्या किया, इंडिजिनस ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को हर्ट किया। अब याद करिए जो फरमान था 1717 का, जो बंगाल का फरमान दिया गया, उस फरमान को अगर हम देखें तो यूरोपियन ट्रेडर्स को 3000 रुपीज पर एनम की टैक्स पेमेंट पर बंगाल में व्यापार करने की सुविधा मिली। इससे क्या हुआ कि जो बंगाल में व्यापारी आ रहे थे उनको they were having the more impact, they have the more benefit in comparison to Indian traders। तो जो मुगल एम्परर की जनरसिटी थी, उस जनरसिटी में जो कंसेशन ग्रांट कर रहे थे यूरोपियन मर्चेंट्स को, वह इंजर कर रहा था इंडिजिनस ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को। 1652 1655 डच ने क्या ऑपरेट किया, from Shahjahan, exemption from all tolls from Surat to all inland centers and from Hooghly and Tipi to Agra and Delhi। उन्होंने क्या सिक्योर किया, रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटीज एंड अदर प्रिविलेजेस व्हिच द इंडियन टेरिटरी एंजॉय। यह जो कंसेशन था ये इनेबल कर रहा था फॉरेन मर्चेंट्स को टू ग्रैब ए शेयर इन द इंटर प्रोविंस ट्रेड। अब यह सवाल अगर आता है आपके प्रीलिम्स में तो क्यों नहीं आना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इसको समझने के लिए। इट्स सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्यों है, क्योंकि यह क्वेश्चन ये बताता है कैसा इंपैक्ट पड़ रहा है। तीसरी बात, जो फरुखसियत का फरमान था 1716 का, जिसने प्रोवाइड किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिडक्शन कस्टम ड्यूटीज जो इंग्लिश मर्चेंट सूरत और बंगाल है, उसने क्या डच और इंडियन राइवल्स पे उनको प्रेफरेंस दिया। और जो एक एक्ट पास हुआ 1700 में इन इंग्लैंड, जिन्होंने प्रोहिबिट कर दिया यूज ऑफ एशियाटिक सिल्क एंड प्रिंटेड एंड डाइड कैलिकोस इन इंग्लैंड। इस पार्ट को आप याद करिए, इस पार्ट को आप याद करिए। ये पार्ट क्या है, ये सवाल गलत कराने वाला पार्ट। इंग्लैंड में इसके साथ इसको याद करिए। जो एक्ट 1700 का पास हुआ, यहीं से प्रीलिम्स का सवाल बनेगा, गलत हुआ। जो एक्ट 1700 का पास हुआ, उस एक्ट ने इंग्लैंड में प्रोहिबिट कर दिया यूज ऑफ आर्टिस्टिक सिल्क को और प्रिंटेड और डाइड कैलिकोस को, लेकिन वह वहां पर इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट किया जा सकता था। तो क्या हुआ था बार, रीयूज। व्हाट इट, क्या बाहर किया, रीयूज, यूज बाहर किया, री एक्सपोर्ट कर सकते। अब इसको मिला के सवाल प्रीलिम्स का बनाओ, मेक ए क्वेश्चन मेकिंग दीज टू। अब एक ऑप्शन क्या बनाओ, एक ऑप्शन यह बनाओ कि 1700 के एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में एशियाटिक प्रिंटेड कपड़ों का यूज बैन कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी, एशियाटिक प्रिंटेड कपड़ों का यूज बैन किया गया और री एक्सपोर्ट बैन किया गया। ऑप्शन सी, एशियाटिक प्रिंटेड कपड़ों का यूज बैन किया
री एक्सपोर्ट बैन नहीं किया। ऑप्शन डी, एशियाटिक प्रिंटेड कपड़े किसी भी हालत में इंग्लैंड नहीं आ सकते। दीज आर द 4 ऑप्शंस ABC, बट ऑल 4 ऑप्शंस आर डिटरमाइन द 2 फैक्ट्स, यूज एंड री एक्सपोर्ट. These are the 2 words. You write down your copy these 2 words. These are the 2 words who are dictating the question. These are the 2 words who are inspiring us to create a question. तो अपने को अगर क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन बनाने का रास्ता क्या है? उसका रास्ता यही है कि आप उसके लिए इस बात को समझने की कोशिश करें. इट्स क्लियर, नॉट क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? दूसरा एक्ट पास हुआ 1720 में, जिसमें क्या प्रोवाइड किया? वियर एंड यूज ऑफ कैलिकोस. मैंने सब पढ़ाया हुआ है. नॉट ड्राइव अ प्रिंटेड इन इंग्लैंड. दूसरा, प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई गई, बेनिफिट ऑफ इंग्लिश वीविंग इंडस्ट्री, जो ग्रेजुअली क्या की गई, जो ग्रेजुअली रेज की गई 80%. इन सारी समस्याओं के बावजूद बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के फेवर में था, और इसका एग्रीकल्चर और जो हैंडीक्राफ्ट का इंडस्ट्री था ये बढ़ रही थी, with England being the major beneficiary of India's vibrant economy. इंडिया की वाइब्रेंट इकोनॉमी का इंग्लिश एक मेजर बेनिफिशियरी हो रहा था. नाउ कम बैक टू द बैकग्राउंड. क्या हम समझ रहे हैं? सवाल क्या है? हाउ इंडिया डिक्लाइन ऑफ इंडिया कॉमर्स. इसको क्या देखते हैं? पहला क्या था? श्रिंकिंग इकोनॉमी. देखिए, मुगल एम्परर जनरसिटी, इसमें आप 1652 और 1665 यही आप लिखिए अपनी कॉपी में. फर्रुखियत फरमान 1716. तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4. नेक्स्ट क्या आया? उसके बाद क्या आता है? What is coming after this? Act. 1700 Act, 720 Act. उसके बावजूद भी हमारा इन सब के बाद भी इंडिया का ट्रेड फेवर में था. क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? Who has the doubt in this conversation? I will create another link for you because this link will be expired. Who has the problem in this? Again, listen carefully up to this. मैंने 3 चीज आपसे हैंडल किए हुए करने के लिए. I have handled the 3 things. पहला, before 17th century. दूसरा, decline of trade and commerce. ये 2 चीज की. इन दोनों चीजों में ये क्या है? ये मैंने आपके सवाल के इंट्रोडक्शन के लिए बनाया कि क्वेश्चन भी आता है हाउ यू डू द इंट्रोडक्शन. ये किसने बनाया? ये बनाया आपका फुल क्वेश्चंस है. इसमें क्वेश्चंस की भरमार है कि क्या कारण था कि इंडिया का ट्रेड और कॉमर्स डिक्लाइन किया. इंडिया के ट्रेड और कॉमर्स के डिक्लाइन करने का रीजन क्या था? उन रीजनों को आप देखिए. रीजन आपके पास 6-7 रीजन दिख रहे हैं आपको. आप इसको पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करिए. पहली क्या है? श्रिंकिंग इकोनॉमी. दूसरा हमने क्या लिखा है? मुगल एम्परर जनरसिटी. इसमें आप 1652, 1665, 1760. तो ये क्या हो गया? मुगल जनरल की प्रॉब्लम. अब आइए एक्ट 1700, 1720. ये 4 पॉइंट है. आप अगर इसको आप रट रोगे तो आपका सवाल हो गया. यू आर एबल टू मग इट. यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन कि डिक्लाइन ऑफ इंडिया ऑफ ट्रेड और कॉमर्स कैसे हुआ. इट वॉज एन अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिशर्स.
इट वाज एन अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिशर्स। उन्होंने पूरी कोशिश की कैसे इंडिया का ट्रेड और कॉमर्स डिक्लाइन करे, कैसे उनके फेवर में आए। क्लियर टू एवरीवन? हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो अपना कैसे ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया। होप एवरीथिंग इज फाइन। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर लेट मी नो। हम लोग तीसरे क्लास पे बात शुरू करते हैं कि जो इंग्लिश ने कैसे कंट्रोल किया। अब वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द टू थिंग्स। वन, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि 17वीं शताब्दी में, अगर हम पहले पॉइंट देखें, जस्ट सी द टू पॉइंट्स अगेन, जो 17वीं शताब्दी में इंडिया में कंपनी के रूल के पहले, आप अगर कंपनी के रूल के पहले को देखें तो भारत के साथ व्यापार की हालत क्या थी। सम ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट, जो डिक्लाइन ऑफ है ट्रेड और कॉमर्स का। नवनीत दुबे प्लीज स्टॉप कैमरा। सत्रहवीं शताब्दी में हालत, फिर क्या हुआ, मुगल, ये फिर डिक्लाइन किस तरह से हुआ। अब डिक्लाइन के बाद जो नेक्स्ट इशू है कि कैसे अंग्रेजों ने कब्जा किया। अब नाउ स्टार्ट आफ्टर प्लासी, जो प्लासी की लड़ाई के बाद मोनोपोलिस्टिक, जो इंग्लिश ट्रेड का नेचर था, वो नेचर क्या हो गया, वो मोनोपोलिस्टिक हो गया। अगर आप प्लासी की लड़ाई के बाद देखें, ये क्या हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, कॉम्पिटिटिव टू मोनोपोलिस्टिक। इसको आप ध्यान दीजिए, यह आपके एग्जाम में डाला जा सकता है। जिसकी भी आवाज आएगी मैं तुरंत रिमूव कर दूंगा। नवनीत दुबे को मैंने रिमूव किया, मैं फिर कर दूंगा जिसकी भी आवाज आएगी। जस्ट लेट मी नो किसकी आवाज है ये, किसकी आवाज है ये। वो प्लासी की लड़ाई के बाद जो इंग्लिश ट्रेड का कैरेक्टर चेंज होता है, प्लासी की लड़ाई के बाद जो इंग्लिश ट्रेड का कैरेक्टर चेंज होता है, यह कॉम्पिटिटिव टू मोनोपोलिस्टिक होती है। जो कैसे होती है, जो 1757 से 1755, 1757 टू 1765 जो पॉलिटिकल डेवलप होते हैं बंगाल में, और जो विक्ट्रीज होती है ओवर फ्रेंच 1756 टू 1763 एंड दैट इज 1759, इसने क्या किया, हाईली फेवरेबल कंडीशन। नाउ सी द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ की कमांडिंग लाइन क्या है, ये इस पर कॉम्पिटिटिव टू मोनोपोलिस्टिक। अब यहां सवाल बनाइए, यू ट्राई टू मेक क्वेश्चन फ्रॉम हियर, how the England has become, how the Indian empire, how the Indian business empire, how the Indian economic empire has become competitive to monopolistic. Political development, victories over French, victories over Dutch. Got it? तीन तथ्य आपके सामने हैं। The three facts are in front of you. आप इन तीनों फैक्टों को देखने की कोशिश करिए। If you see all these three facts, you got the answer. कि कैसे प्लासी की लड़ाई के बाद, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जो इंग्लिश ट्रेड का कैरेक्टर है वो चेंज होता है और वो कॉम्पिटिटिव से मोनोपोलिस्टिक होती है। कैसे हो, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ इसके बीच में, जिससे क्या होता है, विक्ट्रीज ऑफ फ्रेंच है और विक्ट्रीज ऑफ डच है, और इंडिया के ट्रेड पर मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल होता है। ट्रेड, इंडस्ट्री, रिसोर्सेज। अब यहां भी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। क्लियर? तो जो 1757 के बाद जो एक लार्ज स्केल इंग्लिश डोमिनेशन होता है बंगाल के इंग्लैंड ट्रेड में, इसमें कंपनी के सर्वेंट कैप्चर कर जाते हैं। जो ट्रेड
इसमें सॉल्ट, बीटल, सुपारी होते हैं, होते सुपारी, टोबैको, जो प्रोहिबिटेड था। बड़े ध्यान से पढ़िए इसको, बड़े ध्यान से देखिए इसको। वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जस्ट सी वेरी केयरफुली कि जो सॉल्ट, बीटल नट एंड टोबैको जो प्रोहिबिटेड था यूरोपियन ट्रेड से, उसको कैप्चर करते हैं। और यह कारण था जिसने मीर कासिम और इंग्लिश के बीच संबंध का विच्छेद किया। और जब कंपनी ने पॉलिटिकल पावर एक्वायर की तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वह सब सर्वेंट हुई इंग्लिश कॉलोनी। अब आप इसको फिर देखिए एक सवाल के आंसर की फॉर्म में। What was the impact of the policy? What was the impact? What was the impact? What was the impact? Impact क्या हुआ? Impact क्या हुआ? प्लासी की लड़ाई के बाद का इम्पैक्ट क्या हुआ? Just you say किसका माइक चला? I will remove. अब इसको हम लाते हैं अपने एक क्वेश्चन के ABCD के आंसर में। क्वेश्चन क्या लाते हैं? आफ्टर द प्लासी बैटल नेचर ऑफ इंग्लिश ट्रेड। इसको बनाइए क्वेश्चन, अब इसको बनाइए आंसर। यह एक क्वेश्चन है, इसका एग्जैक्ट आंसर ये हो गया। अब इस एग्जैक्ट आंसर के साथ आप 3 आंसर, इसको आप बना दीजिए आंसर 3। अब इसके साथ हम 3 आंसर और ऐड करते हैं। कंप्लीटेड टू आंसर 2। इंग्लैंड पोजीशन इन हाईली फेवरेबल, आंसर 3। English domination on Bengal's English inland, answer C. It has it. Now tell me which one answer you are going to choose. Just see. Just see which one answer you are going to choose. Very interesting question. जब मैं इस क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा था, I was quite happy when I was able to frame this question. यह हम लोग बड़ी एडवांस स्टडी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं यूपीएससी हमको ट्रैप न कर पावे। चारों आंसर सही है। प्लासी की लड़ाई के बाद नेचर ऑफ इंग्लिश ट्रेड क्या हुआ? A, competitive to monopolistics. B, England was in position of highly favorable. C, English domination on Bengal electorate increased. D, Indian economy was made to serve British colony interest. ठीक है, अगेन सी द क्वेश्चन। कोई फ्रेमवर्क नहीं लिखा गया है कि 1757 से 1947 तक। फिर क्वेश्चन समझिए। आफ्टर प्लासी बैटल 1757 से 1947 की बात है। अगर हम इस आंसर को देखें, आंसर ए को, तो यह इतने बड़े कालखंड को एड्रेस नहीं कर रहा है। यह भी इतने बड़े एरिया को एड्रेस नहीं कर रहा है। यह भी इतने बड़े एरिया को एड्रेस, लेकिन यह इसको पूरा एड्रेस कर रहा है। ध्यान से देखिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से हम 4 ही पॉइंट करें, उसको परफेक्शन से करें कि उस 4 पॉइंट का सवाल आवे तो गलत नहीं। और एम शुड बी परफेक्शन, कि जो टफेस्ट क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए। इस टफेस्ट क्वेश्चन के सही होने का इस क्वेश्चन को बनाने मुझे लगा था 20 मिनट। आई एम शेयरिंग माय सीक्रेट, आई टुक 20 मिनट्स टाइम टू क्रिएट दिस क्वेश्चन। मुझे 20 मिनट लगा था इस सवाल को बनाने में।
कि कैसे सवाल को फ्रेम किया जाए। इस सवाल में पहला ट्रिक यही डाल दिया। द फर्स्ट ट्रिक आई पुट हियर कि मैंने टाइम फ्रेम को गायब कर दिया। जैसे टाइम फ्रेम को आपने गायब कर दिया, आपने एस्पायरेंट की एनालिसिस पावर को चैलेंज कर दिया कि नाउ ही विल एस्पायर अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो यह क्या बोलता है? टाइम फ्रेम इज अनलिमिटेड, इट इज 190 ईयर्स टाइम फ्रेम। अब इस 190 ईयर टाइम फ्रेम में क्या क्या हुआ? कंप्लीटली होलिस्टिक हुआ या एक शॉर्ट टाइम फ्रेम को हो रहा था? इंग्लैंड की पोजीशन फेवरेबल हो रही थी, यस। इंग्लिश डोमिनेशन बंगाल का ये भी शॉर्ट टाइम फ्रेम पे था, लेकिन यह जो था, यस, it is speaking the complete account of the English character of the business. The complete character of the English business transaction is speaking. India's economy was made sub British called interest. It's clear? इसको क्लियर नहीं हुआ, पता है? वेरी गुड। कोई ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ? Any aspirant who has some problem to understand? ये सवाल कभी न कभी आएगा। ये सवाल मुझे पिछले 15 सालों में दिखा नहीं है। आई एम ट्राइंग टू मेक द फ्रेम। इस तरह के सवाल आए हैं, लेकिन इस तरह के टफ सवाल कम दिखे हैं। ये सवाल किससे बना है? हाउ इंग्लिश टू कंट्रोल ओवर ट्रेड इन इंडिया। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे उन्होंने हमारी इकोनॉमी को रूइन किया? हाउ दे हैव रूइंड आवर इकोनॉमी। नाउ कम हाउ द इकोनॉमी हैज बीन रूइंड। उसमें हम इंडियन इंडस्ट्री से शुरू करते हैं। तो पहले बात शुरू करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसमें से कई चीजें मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है, उसी चीज को हम फिर से डिफाइन और रीडिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि कैसे एग्जामिनेशन में आप इसका इस्तेमाल करोगे। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अब हम जाते हैं 1769 में, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने एक इशू किया ऑर्डर का, मैन्युफैक्चर ऑफ रॉ सिल्क शुड बी एनकरेज इन बंगाल। और मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क फैब्रिक्स शुड बी डिस्करेज्ड। और जो सिल्क वेंडर्स, जो सिल्क बनाने वाले थे, उनको फोर्स किया जाए टू वर्क इन कंपनीज फैक्ट्रीज। ये कब की बात है? पोस्ट 1757। प्लासी के लड़ाई के बाद की घटना है। तो आप देखिए फिर तथ्य क्या आ गए? A, B, C, D, E। तो 1769 में अभी इसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने एक ऑर्डर इशू किया है। यू सी दिस क्लियरली। ये कोई ओरल नहीं है, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। दे हैव इशूड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। They have issued an executive order because the court of directors were the executive authorities. कि जो मैन्युफैक्चर ऑफ रॉ सिल्क शुड बी एनकरेज। तो रॉ सिल्क क्यों एनकरेज करो? क्योंकि रॉ सिल्क ले जाएंगे, ये उनका कच्चा माल हो जाएगा। It was the raw material. Clear or not clear? यह रॉ मटीरियल है। सिल्क फैब्रिक ये क्या है? यह जो हो गया, ये फिनिश्ड गुड्स हो गया। फिनिश्ड गुड्स को क्या करो? आप डिस्करेज कर दो। तीसरा, जो सिल्क बिल्डर्स हैं, इनको फोर्स करो।
कंपनी की फैक्ट्री में काम करें। चौथा, उनको प्रोहिबिट कर दो कि अपने घर से काम न कर पाए, और अगर करते हैं उन पर पेनाल्टी लगाई जाए। तो घर से काम करके वो किसी को जहां काम करे, कहां काम करे, कंपनी की फैक्ट्री में ही काम करे। तो सारा किसके पास सामान आएगा? सामान आएगा कंपनी के पास। The company will get the item. The company will get the item. It's clear? Drain of wealth, Bengal, destruction of its industry. Increase in land revenue, ruin Bengal completely. लैंड रेवेन्यू आप इंक्रीज कर दो, फायदा कौन लेगा? अंग्रेज देंगे, क्योंकि लैंड रेवेन्यू तो अंग्रेज ले जा रहे हैं, हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो बंगाल की पूरी अर्थव्यवस्था को समाप्त कैसे किया गया? जो ड्रेन ऑफ वेल्थ बंगाल से हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री हुई, और जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, उसने बंगाल को कंप्लीटली फिनिश कर दिया। अब इस पार्ट को हम थोड़ा सा समझते हैं। अगर सवाल इस पार्ट से बनता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ पे, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री पे, अगर इस सवाल को आंसर करना है तो आंसर कहां से आ रहा है? लैंड रेवेन्यू से आ रहा है। Yes. ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे हो रहा? लैंड रेवेन्यू। उस लैंड रेवेन्यू को लिया गया, उस लैंड रेवेन्यू से सामान खरीदे गए, उन सामानों को विदेश भेज दिया गया। तो लैंड रेवेन्यू ने क्या किया? हमको खत्म कर दिया। यू गॉट दिस पॉइंट? इस लैंड रेवेन्यू के सबसे पिवोटल पॉइंट, दिस इज द मोस्ट पिवोटल पॉइंट ऑफ दिस इशू, कि डिस्ट्रक्शन, द ड्रेन, हाउ ड्रेन ऑफ वेल्थ गॉन, दैट्स द लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, this policy was for the benefit of the British economic interest, British colonial interest. They were extracting the huge amount of land revenue under various schemes, and those land revenues were invested to buy the products, and those products were exported to the Britain. So what's their cost price? Very nominal. Why? Cost price is from the Bengal revenue, for which no investment required for the East India Company. So therefore, if the question is how huge drain of wealth, let's see land revenue policy. Because land revenue policy has made the manufactured items very nominal prices. Even the land revenue policy has made to purchase the raw material at very nominal prices. At one side, they forced to the silk vendors to work only for the Britishers. They encouraged for the manufacturers of the raw material. Those raw materials were purchased by the land revenue acquired by them, and later on it has been sold to England. It has encouraged the drain of wealth. Got it? किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ?
अब उनका जो लेजिस्लेशन था, पार्लियामेंट, सी द रोल ऑफ पार्लियामेंट। इंडियन ब्रीड ऑफ क्राफ्ट इंडस्ट्रीज को जो पार्लियामेंट ने कई प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स पास, उस प्रोहिबिटरी ऑर्डर से क्या हुआ, इंग्लैंड की विविध इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिला। और जो रिच टेक्सटाइल बंगाल का था, जिसकी ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमांड थी, वो मोनोपोलाइज कर दिया इंग्लिश ने। और कंपनी ने एडवांस किया मनी टू वीवर थ्रू गुमास्तास और एक्सरसाइज किया मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर देम, ताकि वो कहीं और काम न हो। अब गुमास्तास थे कौन? गुमास्तास कौन थे? गुमास्तास थे एक इंडियन एजेंट थे, गुंडे थे आप कह सकते, जो बॉन्ड साइन कराते थे और कंपेल करते थे लोकल वीवर्स को, आर्टिजन्स को, कि वह गुड्स उनको ही डिलीवर करें। और प्राइस जो गुड्स की थी, यह गुमास्ता से गुंडे आप कह सकते हो, लठैत नहीं बोलते इसको, लठैत नहीं बोलते हैं, शायद कुछ किताबों में लठैत भी दिया है, जब एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप देखें तो 4 तरह की प्रवृत्तियों से उन्होंने कब्जा करना शुरू। हम लोग किस पे डिस्कस किए? कई बार क्या होता है, मैं इसको अलग अलग क्यों कर रहा हूं, कई बार यूपीएससी एक ही चीज पूछ लेती है। मान लो उससे सिर्फ टेक्सटाइल ही पूछ लिया, तो अगर आपने इसके बियॉन्ड लिखा तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर 150 शब्द का सवाल, आई हैव स्ट्रक्चर्ड इट फॉर द 150 वर्ड्स क्वेश्चन फॉर द मेंस, तो हो गया जस्ट इन मेंस, तो 150 वर्ड्स के लिए आपका इसमें स्थान हो जाएगा। इसी को आप 150 शब्द में लिख लीजिए कि जो इंग्लिश ने इंडियन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैसे समाप्त किया। इफ द क्वेश्चन इज कमिंग दिस, यू जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन दिस पार्ट। क्लियर? अब इस सॉल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, जो प्लासी का युद्ध हुआ उसमें क्या कंपनी सर्वेंट क्या है, मैन्युफैक्चर सेल ऑफ एब्सोल्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 1931 का 30-31 का गांधी जी का सॉल्ट मूवमेंट है, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको, वो कहां से है? 1757 से स्टार्ट किया, 1757 से स्टार्ट हो गया। जब प्लासी की लड़ाई के बाद इन्होंने मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ सॉल्ट पर पूरा कंट्रोल कर लिया, और क्लाइव ने जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड था, इस पर कंट्रोल किया थ्रू सोसाइटी। इस सिस्टम को 1768 में एबॉलिश किया गया, और जो जमींदार थे, मर्चेंट्स थे, उनको परमिट कर दिया गया मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ ड्यूटी 30%। तो 30% का उन्होंने पेमेंट मांग लिया। अब इस जो 1768 का जो एक प्रिविलेज था, उसको 1772 में विड्रॉ कर लिया गया, और कंपनी की मोनोपोली फिर से इस्टेब्लिश कर दी गई। 1776 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया न्यू स्कीम, लीजिंग आउट टू इंडिविजुअल प्रिविलेज एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट, और 1780 में एज्यूम किया फॉर द कंपनीज गवर्नमेंट द एक्सक्लूसिव राइट टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट। तो लीजिंग आउट राइट की बात यही, फिर उन्होंने सॉल्ट मैन्युफैक्चर 1780 में कर दिया। अब 1758 में जो क्लाइव ने सिक्योर किया था फ्रॉम मीर्जा को मोनोपोली ऑफ सॉल्ट पीटर, तो सॉल्ट पीटर ये क्या था, बंगाल किया गया। अब ये इससे हुआ क्या, डच और फ्रेंच को अगर सॉल्ट पीटर खरीदना है तो वो भी सिर्फ पीस टाइम में किससे खरीदेंगे, इंग्लिश फैक्ट्री एट सूरत। अब सॉल्ट पीटर जो इसको शोरा बोलते हैं हिंदी में, यह गन पाउडर में यूज किया जाता था, यह यूरोपियन नेशन में ग्रेट डिमांड में था 18th सेंचुरी में।
तो सॉल्ट एंड सॉल्ट मीटर, अब ये भी सवाल मेरे का बन सकता, तो हमने देख लिया, हमने मेरे सवाल देख लिया, तो क्या सवाल बना? अब इस सॉल्ट के सवाल को गांधी जी के 1930-31 के आंदोलन से जोड़, ये भी आप इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखिए। जो आप, अगर सवाल आता है गांधी के दांडी मार्च को लेके, तो आप जो ये पार्ट है, ये यहां से लेके यहां तक 20 से 25 शब्द में आप इसका तैयार करिए इंट्रोडक्शन। तो इट विल अगेन हेल्प यू इनटू द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आपका सवाल ऐसा हो जाएगा, एग्जाम में पास नंबर देख लो, कोई रास्ता ही नहीं होगा। आप 1930-31 तो अच्छा सा लिखेंगे ही लिखेंगे। नाउ यू ऐड दिस इन इंट्रोडक्शन पार्ट। इस सॉल्ट मूवमेंट की हिस्ट्री क्या है? इन 1780 इन्होंने एज्यूम कर लिया एक्सक्लूसिव राइट टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट। तो आपके पास क्या फैक्ट आ गए? प्लासी की लड़ाई का आ गया, 1765 आ गया, 1772 आ गया, 1776 आ गया और 1780 आ गया। 1 2 3 4 5 डेट्स आ गया आपके पास। अगर आपको सारी डेट नहीं याद आती है तो भी आप काम कर सकते हो। आप चाहो तो आप ये 3 और 4 काट लो, चलो 3-4 काट लो, आप इसको याद करो, 1 2 और 3। आफ्टर प्लास्टिक की लड़ाई कंपनी ने सॉल्ट के मैन्युफैक्चर पे और सेल पर एब्सोल्यूट कंट्रोल किया। 1765 में क्लाइव ने एस्टैब्लिश किया मोनोपोली ऑफ द सॉल्ट मैन्युफैक्चर एंड ट्रेड थ्रू सोसाइटी। In 1780, Warren Hastings has assumed the company's government exclusive right of salt. इतने था चलिए ये आप लीजिए, अगर आपको बाकी दो याद आते हैं। तीसरा सॉल्ट मीटर। अब जो अब ये सवाल आ गया, मीर जाफर से सॉल्ट मीटर पे मोनोपोली प्राप्त कर ली। अब जो डच और फ्रेंच को कैसे कमजोर किया? वो सॉल्ट मीटर परचेज ओनली ड्यूरिंग पीस टाइम। अगर युद्ध का समय तो नहीं देंगे आपको। जो सोना का इस्तेमाल है वह बारूद बनाने में होता है और यह ग्रेट डिमांड था यूरोपियन नेशंस का। हो गया तीसरा इंडिगो। सारे सवाल प्रीलिम्स में इसके बहुत रेडी क्वेश्चन। इंडिगो साथ क्या हुआ? 1793 में यह इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट हो गया। और जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो क्या थे? वे ब्रिटिश फ्री ट्रेडर्स और एक्सप्लॉइट करते थे, ऑफर्स करते थे पुअर इंडिगो कल्टिवेटर्स। अब इसको आप देख चंपारण के साथ जोड़िए आप इसको। जब हम लोग चंपारण पढ़ेंगे गांधी जी का तो आप उससे जोड़िए इसको, क्योंकि चंपारण की समस्या इंडिगो वालों की समस्या थी। तो आप इसको कहां से ऐड करेंगे? यू विल ऐड फ्रॉम द चंपारण एंड इंडिगो 1792। और इंडिगो प्लांटर्स जो थे, जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, वो एक्सप्लॉइट करते थे ओपियम। कंपनी ने एस्टैब्लिश किया मोनोपोली ऑन ओपियम। कहां? चाइना को होता था। शुगर बंगाल की जो रुस शुगर इंडस्ट्री इसका समापन कर दिया है। कैसे? हैवी ड्यूटीज, यही सब आ गया, फिलिप्स का सवाल बन गया। बंगाल की शुगर इंडस्ट्री का समापन कैसे किया गया? कर्सी हैवी ड्यूटीज कंपेयर टू द वेस्ट इंडीज शुगर। जो वेस्ट इंडीज शुगर थी उसके कंपैरिजन में इसको कंट्रोल किया गया। शिपिंग इंडस्ट्री, इंडिया की जो फ्लोरिशिंग शिपिंग इंडस्ट्रीज थी, restriction imposed on Indian shipping. Why? Interest of the British shipping industry.
हर में सवाल है, जवाब भी है। आप ठीक से पढ़े, आपको सवाल दिखेगा, जवाब भी आपको साफ साफ दिख जाएगा। अब जो इंग्लैंड का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, वो कैसे अफेक्ट हो रहा था इंडिया पे। जो इंग्लैंड था रेवोल्यूशन था, जो 18वीं सेंचुरी हो रहा था, इंग्लैंड की जो पॉलिटिकल पावर थी, जो इंडिया में इनेबल हुई थी, इसने क्या किया, जो इंडिया में वो कन्वर्ट कर दिया वास्ट मार्केट ऑफ देयर गुड्स। आपके पास मशीन है, मशीन से आपने उत्पाद बनाया, यू हैव द मशीन विद प्रोडक्ट, बट यू नीड द मार्केट। So in England, the machine has been invented. Machine has given the product, but where you sell, you need a market. Where's market? India is the market. If India has not been a colony of the British Empire, it was very much difficult for the Britishers to have an industrial revolution. तो जो एक इम्पैक्ट आता, जो रिजल्ट आता है, जो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन आता है, उस इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ने इंडिया को पॉवर्टी की तरफ ले गया। जो इंग्लैंड का इकोनॉमिक रेवोल्यूशन था, उसने इंडिया को गरीब बनाया। जो इन्वेंशन हुआ हरग्रीव्स का, आर्थराइट का, 1765 से 85 के बीच में, इसने क्या किया, इसने एक्सटेंसिव प्रोडक्शन दिया। और 1793 में जो हमने पहले बताया, कैलिकोस एंड इंडियन मुस्लिम्स, इवन फॉर इंडियन यूज, वे सप्लांटेड इन बंगाल बाय द प्रोडक्ट्स। और 1815 में बंगाल गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दी इंपोर्ट ड्यूटी ऑन ब्रिटिश बाय 2.5%। इससे इंडियन इंडस्ट्री को बहुत लाभ मिला। जो कॉमर्शियल पॉलिसी लोग पढ़ चुके हैं, जो ब्रिटिश एम्पायर की थी, उसका एम क्या था, यू जस्ट एम प्रोटेक्टिंग, encouraging and helping growth of British manufacturers, stimulate for demand of these products. I think the question, commercial policy of British government का aim क्या था? What was the aim of the commercial policy of the British government? Protecting, encouraging and helping. इसको हिंदी में करना है संरक्षण, उत्प्रेरण, सहायक। अब ये सारी प्रक्रियाओं से क्या हुआ, इंडियन इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई। को कल करते हैं। ये जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, इस ब्रिटिश पॉलिसी में जो सारी की सारी प्रक्रियाएं थी, उन प्रक्रियाओं के साथ क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड ने, अब इसका सवाल देखिए, एक क्वेश्चन है, हाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड अफेक्टेड इंडिया। Got it? इसके साथ जो अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है कैसे हैंडीक्राफ्ट्स इंडिया का डिस्ट्रॉय किया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, उसने क्या किया, नेटिव स्टेट्स को डिस्ट्रॉय किया। ये लोग क्या ग्रेट कस्टमर्स थे। अब चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक फॉरेन कंपनी थी, जिसका कंट्रोल फॉरेनर के पास था, उसने ऐसे मेजर्स का इस्तेमाल किया जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया के डेट्रीमेंट हुआ। अब चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, तो इस ट्रेडिंग कंपनी का ये चाहती क्या थी, ये चाहती थी कि चीजें सस्ते दाम पर प्रोड्यूस हो और प्रॉफिटेबली सेल हो। जो हैवी ड्यूटीज ली हुई इंडियन गुड्स पे इंग्लैंड, उसने क्या किया, उसने फर्दर
इस बात की आवश्यकता को महसूस किया, लोअरिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ताकि प्रॉफिट बना रहे। इस पर्पस को अटेन करने के लिए मोनोपोलाइज किया वीवर्स को और अदर क्राफ्ट्समैन को, उनको कंपेल किया एक सस्ते दाम पर उनको सामान प्रदान किया जाए। यह जो पॉलिटिकल पावर उनके पास आई, इस पॉलिटिकल पावर ने हमारे इंडस्ट्री के लोगों को कमजोर करना शुरू किया और कंपनी प्रिवेंट किया क्राफ्ट्समैन को कि अपने चीज किसी और को भेजें। और उन्होंने कस्टम्स को जो ट्रांजिट ड्यूटीज उन्होंने लगाई, उसने अनफेवरेबल कंडीशंस दिया, अनफेवरेबल कंडीशंस टू इंडियन मर्चेंट्स। जो 1813 की घटना है, जब इंडस्ट्रियल जो क्लास था इंग्लैंड का, जब वो मजबूत हुआ, उसने मोनोपोली को डिस्ट्रॉय कर दिया। उस मोनोपोली से हुआ क्या हुआ, इंडिया का बाजार फ्री ट्रेड हो गया, कोई भी घुस सकता था। और जो यह जो नया समूह आ रहा था, इसके इंटरेस्ट डिफरेंट थे। दिस न्यू क्लास, जो नया क्लास पैदा हुआ, उसके इंटरेस्ट डिफरेंट थे। वह मैन्युफैक्चरिंग क्लास था, वो ट्रेडिंग क्लास नहीं था। वह मार्केट चाहता था कि उसके मैन्युफैक्चरिंग, ही वांटेड द मार्केट फॉर देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। Therefore, in 1814 onwards, the policy has been changed. They adopt the measure which can facilitate the import into India of goods manufactured in Britain and export to Britain Indian raw materials. Very important. जो 1813 was as a dividing line in the इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, कि जब उन्होंने एक पूरा सिस्टम ट्रेड हुआ, जो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक बदलाव आना शुरू हुआ। जो ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, वो ब्रिटिश रूल था, वह एक पर्पस से क्रिएट किया गया। जो न्यू टाइप ऑफ जो ब्रिटिश इंडियंस थे, उनके डिफरेंट टेस्ट थे और जो पैट्रोनाइज नहीं कर रहे थे इसको, हमारे अपने क्राफ्ट सिस्टम को। जो कॉपरेशन का मेथड था, वह चेंज किसमें हो गया? जो कॉपरेशन का चेंज हो गया और ऑपरेसिव मेथड का इस्तेमाल होने लग गया। और जो रेगुलेशन आए 1793 के बाद से, उन रेगुलेशंस ने डिजास्टर्स कंडीशन रखी हमारे क्राफ्ट में। इसलिए जो नया रूलर था, जिसने रिप्लेस किया नेटिव स्टेट को, उसने रिड्यूस कर दिया क्राफ्ट्समैन को। कहां रिड्यूस किया? स्लेवरी की तरफ। क्राफ्ट्समैन को स्लेवरी की तरफ रिड्यूस कर दिया। तो इस तरह से जो एक सिस्टम बना, उस सिस्टम में एक पूरा डिफरेंट चेंजेस आने स्टार्ट हो गए।